हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान पॉलिटी के बारे में। तो राजस्थान पॉलिटी के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि हाई कोर्ट आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। आज उसी कड़ी को अपन आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे हम स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन जिसके अंदर हम अपन पढ़ेंगे पंचायती राज को, ठीक है, और नगरीय स्वशासन और ग्रामीण जो स्वशासन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये टॉपिक जो है वो काफ़ी लेंथी भी है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन की। देखिए, स्थानीय स्वशासन जो है उसके अंदर अगर बात करें तो ये क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्थानीय स्वशासन का मतलब है कि जनता की जो स्थानीय स्तर पर जो जनता है उसकी शासन के अंदर क्या भागीदारी सुनिश्चित करवाना। यानी कि स्थानीय जो लोग जो हैं उनको क्या करें, शासन के अंदर पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी देने के लिए जो व्यवस्था की गई उसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। जिसके अंदर जो स्थानीय लोग जो है उनकी समस्याओं का, जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उनकी आवश्यकताओं की क्या की जा सके, पूर्ति की जा सके। जिसके थ्रू क्या करें, जनता जो है या स्थानीय स्तर के जो लोग हैं वो क्या करें, अपने द्वारा चुने हुए व्यक्तियों के द्वारा क्या करें, शासन का संचालन कर सके। तो स्थानीय लोगों के द्वारा या जनता की, स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो व्यवस्था स्टार्ट की गई उसको बोलते हैं अपन स्थानीय स्वशासन। क्लियर है? अब स्थानीय स्वशासन के अंदर अगर बात करें अपन तो दो कंडीशन अपन पढ़ेंगे। पहली है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। पहली कौन सी है? ग्रामीण स्तर पर, यानी कि गांव के स्तर पर, इसको बोलते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन जो ग्राम स्तर पर काम करेगा उसको बोलते हैं ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। और एक है जो शहर पर या फिर नगर के संदर्भ में कार्य करेगा उसको बोलते हैं नगरीय नगरीय स्थानीय स्वशासन। नगरीय स्थानीय स्वशासन। तो इन दोनों की बात करनी है अपने को। देखिए, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे इधर वाले की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। देखिए, इन तीनों के अंदर ही त्रिस्तरीय व्यवस्था है। दोनों के अंदर क्या है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय व्यवस्था किसने सजेस्ट की थी वो भी अपन आगे बात करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, उसके आधार पर इनमें आज वर्तमान के अंदर त्रिस्तरीय व्यवस्था है। जिसके अंदर अगर बात करें, सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वहां पर आ जाएगी कौन सी? तो याद रखिएगा, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। और उसके बाद में जो खंड स्तर पर है, खंड स्तर पर है, पंचायत के स्तर पर तो ग्राम पंचायत हो जाएगी, और खंड या ब्लॉक स्तर पर उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति। और जिला स्तर पर जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं जिला परिषद। जिला परिषद। क्लियर है? तो ये यहां पर तीन प्रकार के यानी कि तीन स्तर बताए गए हैं। तो पहला क्या है? गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत हो जाएगी, खंड या ब्लॉक के स्तर पर क्या हो जाएगी? पंचायत समिति हो जाएगी, और जिला स्तर पर क्या हो जाएगी? जिला परिषद हो जाएगी। ठीक है, ये बात की गई है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में। और बात करें नगरीय स्वशासन में तो इसके भी तीन स्तर हैं। अगर बात करें सबसे छोटा स्तर तो बात करें तो उसको क्या बोलेंगे अपन, ध्यान रखिएगा, नगर पालिका। नगर पालिका। क्लियर? उसके बाद में सेकंड जो है वो स्तर है नगर परिषद। नगर परिषद। और उसके बाद का जो स्तर है उसको अपन बोलते हैं नगर निगम। क्या बोलते हैं? नगर निगम। तो ये तीन तीन स्तर दोनों के बताए गए हैं। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है। त्रिस्तरीय यानी 3 लेवल वाले है, यानी कि जिसके अंदर क्या होंगे? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के और नगरीय स्थानीय स्वशासन के अंदर। ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में जो गांव के जो लोग हैं, ठीक है, उनके द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति है वो क्या करेंगे? शासन को संभालेंगे। तो उसका क्या हो गया? एक डायरेक्टली स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा ही शासन चलाया जा रहा है, तो वो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन हो गया। और शहर के जो लोग हैं, नगर के जो लोग हैं, उनके द्वारा चुने हुए जो व्यक्ति जो जाते हैं वो कौन से हैं? नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्लियर है बात यहां से? तो इसके भी 3 स्तर है और इसके भी कितने स्तर है? 3 स्तर है। देखिए, यहां पर अगर बात करें, ये स्तर तो हो गए, ठीक बात है, पर इसके बारे में सबसे पहले विचार किसने किया? देखिए, 1870 के अंदर लॉर्ड मेयो जो था
उसने स्थानीय स्वशासन के बारे में सबसे पहले प्रयास किया कि इस तरीके से नीचे स्तर पर गांव और फिर जिला और फिर राज्य स्तर पर इस तरीके से मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए, शासन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सबसे पहले प्रयास तो 1870 में किसने किया, लॉर्ड मेयो ने किया था, परंतु ये कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद में 1872 के अंदर लॉर्ड रिपन आए और लॉर्ड रिपन ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव पास किया, एक प्रस्ताव दिया, ठीक है। और ये प्रस्ताव जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एक प्रस्ताव दिया जिसके अंदर स्थानीय स्वशासन के बारे में लिखा गया और उसको ये अपन क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो किसको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है 1872 में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय शॉर्ट में आप लिखते जाइएगा, स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम प्रयास, यानी कि इसके लिए सबसे पहले जो प्रयास जो था का प्रयास सबसे पहले किसने किया, तो ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम प्रयास जो था वो किसने किया, लॉर्ड मेयो ने किया। किसने किया, लॉर्ड मेयो। और कब किया था, 1870 में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। लॉर्ड मेयो ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन से संबंधित इसने क्या किया, शिक्षा को और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों जो है वो स्थानीय स्वशासन के अधीन करने की बात कही थी। क्लियर है, ये ज्यादा इतना कोई खास नहीं है, बस नॉर्मल याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन के बारे में सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो किसने किया, लॉर्ड मेयो ने किया, बस इतनी बात याद रखनी है। उसके बाद में क्या हुआ कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। देखिए 1872 में लॉर्ड रिपन जो थे, इन्होंने क्या किया, एक प्रस्ताव पास किया, एक प्रस्ताव तैयार किया, ठीक है। और 1872 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो प्रस्ताव पास किया या प्रस्ताव जारी किया, उस प्रस्ताव को ही अपन बोलते हैं स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछ सकता है कि लॉर्ड रिपन जो है, और लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के बाद में बहुत इसने प्रस्ताव तैयार किया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा भी इस प्रस्ताव को कहा जाता है। इसलिए लॉर्ड रिपन को इसने पहले प्रयास किया और इसने प्रस्ताव भी तैयार कर दिया, इसलिए स्थानीय स्वशासन के ये क्या कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि स्थानीय स्वशासन के जो जनक है वो किसे कहते हैं, तो लॉर्ड रिपन ने। और इन्होंने कब प्रस्ताव तैयार किया, 1872 में, इसलिए स्थानीय स्वशासन का क्या है, जनक है ये। क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। बस नॉर्मल सी बातें हैं, आपको कुछ नहीं रखना है। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या है, स्थानीय जो जनता जो है उसके द्वारा क्या है, शासन में भागीदारी स्थापित करवाना या फिर उसके द्वारा ही शासन को संचालित करना, उसको बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, ठीक है। और स्थानीय स्वशासन के अंदर 2 स्तर हैं, जिसके अंदर ग्रामीण है, एक नगरीय स्तर पर। ग्रामीण स्तर पर 3 स्तर होते हैं, जिसके अंदर सबसे छोटा ग्राम पंचायत होगी, उसके बाद में पंचायत समिति होगी ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर पर होगी जिला परिषद। उसके बाद में नगरीय या शहरी जो स्तर है या फिर जो स्थानीय स्वशासन, उसके अंदर 3 स्तर होंगे, जिसके अंदर सबसे छोटी नगर पालिका, उसके बाद में नगर परिषद और उसके बाद में नगर निगम। तो स्थानीय स्वशासन के बारे में सबसे पहले प्रयास किया 1870 में लॉर्ड मेयो ने किया था, और उसके बाद में 1872 में लॉर्ड रिपन आए और उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, और उस प्रस्ताव को ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और इसलिए स्थानीय स्वशासन के बारे में इन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया, यानी कि इन्होंने एक पहल की, अच्छी पहल की, इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है, तो ये बेसिक सी चीजें थी जो अपने को याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे। इसके अंदर क्या हुआ, अपन 1919 के अंदर, कब, 1919 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया। ध्यान से सुनिएगा, एक बार हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा सा इसके इतिहास की बात कर रहे हैं अपन कि किस प्रकार से ये रनिंग में आया, तो वो चीजें अपने को देखनी है। देखिए 1919 के अंदर मैं आपको बता देता हूं, 1919 में एक अधिनियम आया जिसको बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम या एक्ट। तो इस एक्ट ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, इस एक्ट ने क्या किया,
सबसे पहले इस एक्ट ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन जो है इसको क्या किया, पंचायती राज का या सॉरी स्थानीय स्वशासन को क्या किया, राज्य सूची का आंशिक दर्जा दिया था। ठीक है, तो राज्य सूची का आंशिक दर्जा किसने दिया, तो 1919 के अंदर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था उसने ये बोला कि स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन, इसको कौन सा विषय दिया, राज्य सूची का विषय दिया, पर आंशिक रूप से इसको राज्य सूची का विषय कहा, आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय घोषित कर दिया, राज्य सूची का विषय बनाया। ठीक है, तो आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय बना दिया किसने, 1919 के एक्ट ने। ठीक है, और इसको वैधानिक मान्यता दी, क्या दी, वैधानिक मान्यता, वैधानिक मान्यता दी। क्लियर है, यानी कि लीगली इसको बताया। और ध्यान से सुनिएगा, 1919 के अंदर क्या हुआ था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया और इस एक्ट के थ्रू जो स्थानीय स्वशासन था, जो पंचायती राज जो था, उसको क्या किया, उसने प्रांतीय सूची का यानी कि प्रांतीय सूची का विषय बनाया या फिर इसको आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय घोषित कर दिया। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम या एक्ट, और इसने क्या कर दिया, इस विषय को, स्थानीय स्वशासन का जो विषय है, इसको पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय घोषित कर दिया, राज्य सूची का विषय बना दिया, का विषय बनाया। ठीक है, और वर्तमान में भी क्या है, वर्तमान में जो पंचायती राज जो है वो क्या है, एक राज्य सूची का विषय। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में भी ये किसका विषय, राज्य सूची का विषय, राज्य सूची का क्या है, विषय। क्लियर है, अब बस इतना सा ध्यान रखना था, ये हिस्ट्री की बात थी, नॉर्मल सी बातें हैं, आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रहना चाहिए, ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ ध्यान रहना चाहिए। यानी कि 1919 के अंदर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया, उसने इसको पंचायती राज जो व्यवस्था है इसको क्या किया था, आंशिक रूप से राज्य सूची का विषय घोषित किया। और उसके बाद में 1935 के अंदर क्या हुआ, जो भारत शासन जो अधिनियम आया था उसके अंदर इसको पूर्ण रूप से राज्य सूची का विषय बना दिया गया। और वर्तमान के अंदर जो पंचायती राज जो है व्यवस्था जो है उसको राज्य सूची का ही विषय कहा जाता है। क्लियर है, समझ आ गई बात सभी को। तो यहां तक आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, संविधान के भाग 4 में अगर आपने नीति निर्देशक जो तत्व है अगर वो पढ़े हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर, तो आप सभी जानते होंगे कि भाग 4 जिसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, उसके अंदर अनुच्छेद 40 के अंदर, देखिए ध्यान से सुनिए, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में इसमें बोला गया है कि राज्य जो है वो क्या करेगा, ग्राम पंचायत का गठन करेगा, ग्राम पंचायत का या ग्राम पंचायतों का क्या करेगा, गठन करेगा। ये बात की गई है आर्टिकल किसमें, 40 के अंदर। तो आपसे पूछ सकता है, सीधा सा पूछेगा कि जो क्या नाम है कि ग्राम पंचायत जो है उसका उल्लेख या पंचायती राज का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से भाग में है, तो भाग 4 के अंदर है और आर्टिकल 40 के अंदर बताया गया है कि राज्य जो है वो पंचायतों के गठन के लिए क्या करेगा, प्रावधान करेगा। ये आर्टिकल में बताया गया है 40 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर इसके अंदर भी कुछ क्या है, इसके अंदर भी कुछ अनुच्छेद है, उसके अंदर भी अपन बात करेंगे ग्राम पंचायत के गठन कौन से आर्टिकल में दिया गया है। और इसके साथ ही साथ आप याद रखिएगा भाग 4 जो है यहाँ पर राज्य का, यहाँ पर इस अनुच्छेद के अंदर राज्य के लिए ये बोला गया है कि ये ग्राम पंचायत का गठन करेगा। और अपन जो आगे आर्टिकल पढ़ेंगे वो वास्तव में ग्राम पंचायत के गठन की बात करेंगे। तो वो आर्टिकल और इस आर्टिकल को दोनों को क्या रखना, याद रखना। पूछा जा सकता है कि इसके अलावा जो आर्टिकल है वो कौन से आर्टिकल के अंदर ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है, तो याद रखिए आर्टिकल 40 जो है उसके अंदर क्या है, राज्य जो है वो क्या करेगा, ग्राम पंचायत के गठन का प्रावधान करेगा भाग 4 के अंदर। भाग 4 कौन सा है, आप सभी को पता है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो भाग 4 के अंदर आते हैं। क्लियर है, तो यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं आप सभी से। ठीक है, अब क्या हुआ कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या हुआ था, कुछ कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे, कुछ कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे जिसके अंदर सामुदायिक विकास कार्यक्रम था एक 1952 के अंदर।
फिर राष्ट्रीय सेवा विकास कार्यक्रम चलाया गया जो 1953 के अंदर चलाया गया। जो स्थानीय स्वशासन के बारे में बात कर रहा था कि स्थानीय स्वशासन क्या होना चाहिए, लागू किया जाए, या फिर स्थानीय स्वशासन लोगों के अंदर जो शासन के अंदर लोगों की भागीदारी बढ़ाई जाए, इसके लिए कुछ कार्यक्रम चलाए गए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम। ये एक 1952 में चलाया गया, एक 1953 में चलाया गया। पर ये कार्यक्रम कुछ ज़्यादा सफल नहीं हो सके। क्यों नहीं सफल हो सके, इसके पीछे कारण ये है कि जनता को कुछ राइट ही नहीं दिए गए, कुछ अधिकार दिए नहीं गए, और अगर इसके अंदर कुछ कार्य किया भी गया तो वो केवल अधिकारियों तक सीमित रह गया, जिसके कारण से स्थानीय स्वशासन का एजेंडा जो है वो तैयार नहीं हो सका। क्लियर है? तो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए स्टार्टिंग के अंदर कुछ क्या क्या समितियां बनाई गई, ठीक है, और उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए स्थानीय स्वशासन से संबंधित, याद रखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया एक, और एक राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम, और एक चलाया गया राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम चलाए गए स्थानीय शोषण, यानी कि लोगों की या स्थानीय लोगों की शासन के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम चलाए गए। स्थानीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था वो 1900 किसमें चलाया गया, याद रखिएगा 52 में चलाया गया, और राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम जो वो 1953 के अंदर चलाया गया। पर ये दोनों ही कार्य क्या रहे, ये दोनों ही जो प्रयास थे सरकार के वो क्या रहे, असफल रहे। ये दोनों ही क्या रहे, असफल। इसके पीछे कारण यही है कि जनता को कुछ शक्तियां नहीं देगी। जनता के अंदर अगर शक्तियां नहीं दी जाएगी तो इसका मतलब स्थानीय स्वशासन की तो बात ही कहां से करोगे। और अगर कुछ भी प्रयास थोड़े बहुत किए गए तो उसके अंदर वो बातें जो थी वो केवल अधिकारियों तक ही या कागजी कार्यवाही में कागजी काम के अंदर ही निपटा दी गई, पर इनका ज्यादा कोई बेनिफिट नहीं हो सका। तो याद रखिएगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, और एक क्या था, ध्यान से, राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो है, या राष्ट्रीय सेवा विस्तार या राष्ट्रीय विस्तार सेवा दोनों कुछ भी है, तो 1952 और 1953 के अंदर बात की गई। पर ये कार्यक्रम क्या रहे, स्थानीय स्वशासन को चलाने के लिए या स्थानीय स्वशासन के निर्माण के लिए उसकी रूपरेखा तैयार करने में क्या रहे, असफल रहे। क्लियर है? चलिए अब अपन बात कर लेते हैं आगे की। चले आगे, अब चलिए आगे। अब यहां से अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। पंचायती राज क्या बनाया गया, पंचायती राज विभाग की बात कर लेंगे, पंचायती राज अधिनियम की बात कर लेंगे। तो ये कब कब बने, तो ध्यान से सुनिएगा। तो राजस्थान के अंदर क्या हुआ, राजस्थान पंचायती राज विभाग कब बनाया गया, पंचायती राज विभाग, ये डिपार्टमेंट कब बना, तो ये भी कई बार पूछ लेता है। तो ध्यान रखिएगा राजस्थान में जो पंचायती राज विभाग जो है वो 1959 को बनाया गया। कब बनाया गया, 1959 को बनाया गया। क्लियर है? अब आगे अगर देखें तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, राजस्थान पंचायत अधिनियम ये कब बनाया गया, पंचायत अधिनियम ये बनाया गया 1953 को, 1953 को। यानी कि शुरुआत के अंदर ही राजस्थान के अंदर क्या किया, पंचायत जो है पंचायत अधिनियम बनाया गया, ग्राम पंचायत अधिनियम आप इसको बोल सकते हो, पंचायत अधिनियम बनाया गया। पर जब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जब की गई थी, कहाँ पर, नागौर के बगदरी गांव में की गई थी 1959 के अंदर, तब कौन सी, ग्राम पंचायत और जिला परिषद के गठन की भी बात उठी। तो जिसके तहत एक और अधिनियम बनाया गया जिसका नाम क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद एक्ट, जिला परिषद अधिनियम। क्योंकि त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, और त्रिस्तरीय व्यवस्था होने की वजह से पहले तो ग्राम पंचायत के स्तर पर ही या पंचायतों के गठन के लिए राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 क्या किया गया, बनाया गया। और 1953 जो अधिनियम जो पारित किया गया जिसके पर राज्य के अंदर पंचायतों का क्या किया, गठन किया गया। और उसके बाद में जैसे ही त्रिस्तरीय व्यवस्था आई तो उसके लिए क्या हुआ, 2 स्तर और बढ़ गए, जिसमें पंचायत समिति और जिला परिषद बढ़ गई। तो उसके लिए भी एक अधिनियम और पारित किया गया। कब किया गया, 1952 में। ठीक है, तो उसके तहत आगे क्या किया, ठीक है, सॉरी 1952 नहीं, 1959,
ठीक है। तो राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम कब आया? 1959 के अंदर आया। क्लियर है बात सभी को? ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब जो दो कार्यक्रम मैंने आपको बताए थे, एक तो मैंने बताया था सामुदायिक सेवा जो कार्यक्रम जो था, और एक मैंने बताया राष्ट्रीय सेवा विस्तार जो कार्यक्रम था। तो ये जो कार्यक्रम है ये क्या हो गए? असफल हो गए। तो इन असफल कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए, उनको निरीक्षण करने के लिए, उनको वापस से चेक करने के लिए क्या किया गया? तो याद रखिएगा, जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी उस टाइम एक समिति का गठन किया गया, जिसको अपन बोलते हैं बलवंत राय मेहता समिति। तो स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था के लिए एक समिति का गठन किया गया शुरुआत में। कौन से कार्यक्रमों को अच्छे तरीके से, प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए कौन से कार्यक्रमों, जिसको मैंने बताया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम, जो 1952 और 1953 में बनाए गए थे स्थानीय स्वशासन से संबंधित। तो वो कार्यक्रम क्या रहे? असफल रहे। तो उन्हीं की समीक्षा, उन्हीं का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का और गठन किया गया। कौन से? जवाहरलाल नेहरू की सरकार में, जिसका नाम है, एक समिति बनाई गई जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, ये समिति बनाई गई। और इस समिति का गठन कब किया गया? जवाहरलाल नेहरू जो थे प्रधानमंत्री उस टाइम के, तो उनके टाइम में इस समिति का गठन किया गया। तो समिति का गठन किया गया जनवरी 1957 को, जनवरी 1957 को। और इस समिति ने क्या किया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का क्या किया? एक प्रारूप तैयार किया। तो इसने सिफारिश की। तो ध्यान से सुनिएगा, इसने गठन कब किया गया? तो ध्यान से सुनिएगा, इसका जो गठन जो था जनवरी 1957 में किया गया। और कौन सी सरकार में? जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार में। और जनवरी 1957 के बाद इसने रिपोर्ट जो दी वो दी नवंबर 1958 को। कब दी? नवंबर 1958 को रिपोर्ट सौंपी थी। ये थोड़ी सी आप क्या रखें? ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब बलवंत राय मेहता समिति, इसका मतलब साफ है कि यहां पर जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? बलवंत राय मेहता जी होंगे, ठीक है। बलवंत राय मेहता ये अध्यक्ष थे। और इस समिति ने क्या रिकमेंडेशन दी? तो ध्यान से सुनिएगा, इस समिति ने जो सिफारिश दी, इसने बोला कि जो स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन, उसको क्या करेंगे? 3 स्तर पर। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। यानी कि पंचायती राज जो व्यवस्था है उसके 3 स्तर होने चाहिए। कितने स्तर होने चाहिए? 3 स्तर पर। इसने बोला ग्राम स्तर पर, पहला बोला इसने ग्राम स्तर पर कि गांव के स्तर पर, गांव स्तर पर। और दूसरा बोला इन्होंने, किसने? खंड स्तर पर, खंड स्तर पर। या तीसरा इन्होंने बोला कौन सी स्तर पर? तो ध्यान से सुनिएगा, ग्राम स्तर पर, खंड स्तर पर और जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। 3 स्तर होने चाहिए पंचायती राज व्यवस्था के। तो ग्राम स्तर पर जिसकी बात की गई उसे बोलते ग्राम पंचायत, कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, जिसका मुखिया आप जानते हैं सरपंच होता है। मुगल काल के अंदर इसी सरपंच को क्या बोला जाता था? मुकदम बोला जाता था। तो यहां से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो गई। खंड स्तर पर क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति। क्या होनी चाहिए? पंचायत समिति। और वहीं अगर बात करें जिला स्तर पर क्या होनी चाहिए? जिला परिषद। क्लियर है? तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात की थी किसने? बलवंत राय मेहता ने। तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में, जब वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, महात्मा गांधी के जस्ट मृत्यु के बाद में लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के किसमें? प्रधानमंत्री के टाइम में, ठीक है। और उस टाइम में जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम था, उनकी समीक्षा करने के लिए, या उनमें क्या कमियां रही जिसके कारण से वो ज्यादा प्रभावी, इफेक्टिव नहीं रह सकी, तो उनकी जांच करने के लिए, उनकी समीक्षा करने के लिए, स्थानीय स्वशासन को और ज्यादा प्रभावी, मजबूत बनाने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया। नवंबर 1958 के अंदर क्या की? इसने रिपोर्ट सौंपी और इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। सिफारिश क्या की गई कि गांव स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। और इन्होंने ये बोला कि जिला स्तर पर जो जिला परिषद है, इसका जो मुखिया है वो जिला कलेक्टर को बना दिया जाए। यानी कि इसकी जो जिला परिषद जो है, इसका मुखिया किसको बना दिया जाए? जिला कलेक्टर को बना दिया। ये बात की गई, ठीक है। और अब इसने एक कुछ और सिफारिशें की। इसने बोला कि ग्राम जो स्तर है या ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से, ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से हो। प्रत्यक्ष रूप का मतलब है कि डायरेक्ट जनता ही उनको क्या करे? चुने, ठीक है, जनता चुने। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हो गया। और इन्होंने दूसरी बात बोली कि पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति जो है और जिला परिषद, और जिला परिषद,
तो इन दोनों के जो सदस्य जो होंगे वो क्या होंगे, अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाए। अप्रत्यक्ष का मतलब है जिनको डायरेक्टली जनता नहीं चुने, पर जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति जो हैं वो इनको चुने। पंचायत समिति के और जिला परिषद के जो सदस्य हैं उनका अप्रत्यक्ष रूप से क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए। तो ये बात इन्होंने कही थी। किसने कही थी, तो ध्यान से सुनिएगा। क्लियर है बात सभी को। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें ध्यान रखिएगा। इन्होंने यही बात कही थी कि एक तो त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, मेन तो बात यही है। ठीक है, कब गठन किया गया, जनवरी 1957 में, और इसने रिपोर्ट कब दी, नवंबर 1958 के अंदर कही। क्लियर है ये बात है। और इन्होंने इन्होंने ये बोला कि जो पंचायती राज व्यवस्था जो है उनको क्या किया जाना चाहिए, पंचायतों को क्या करना चाहिए। पहली बात तो उनको क्या ऐसे रिसोर्सेज, आर्थिक रिसोर्सेज देने चाहिए कि जिसके कारण से उनको दिक्कत नहीं हो, इकोनॉमिकल फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आए। तो उनको आर्थिक सोर्स भी प्रोवाइड करवाने चाहिए। उनको बताया जाना चाहिए कि आर्थिक सोर्स जो है वो किस तरीके से वो पंचायत के गठन या फिर पंचायत को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रावधान किए गए। तो ये ध्यान में रखना। क्लियर है बात सभी को। तो बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आपको इतना का ध्यान रखना काफी है, बहुत है, हो जाएगा। क्लियर। तो अब ध्यान रख लोगे, राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना 1949 में की गई। राजस्थान पंचायत अधिनियम, जिसके अंदर पंचायतों के गठन की राज्य स्तर पर, राजस्थान में राज्य स्तर पर क्या किया, पंचायतों के गठन की बात की गई, वो एक्ट आया 1953 में। और उसके बाद में जैसे ही पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रावधान किया गया तो उसके आधार पर क्या किया गया, 1959 के अंदर एक एक्ट और लागू कर दिया। आप एक चीज याद रखिए, स्वतंत्रता से पहले राजस्थान के अंदर क्या था, राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व, आजादी से पहले, राजस्थान में आजादी से पूर्व कुछ रियासतें थी जिनका पंचायती राज अधिनियम जो खुद ने बना रखा था। तो याद रखिएगा, जिसमें से पहली जो रियासत थी, यही आपको याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना। ऐसी पंचायत राजस्थान में आजादी से पहले या राजस्थान की पहली रियासत है जिसका खुद का पंचायत अधिनियम था, तो वो नाम याद रखिएगा 1928 में बनाया गया था। किसके द्वारा, बीकानेर के द्वारा। बीकानेर जो रियासत थी उस टाइम की, तो उसने क्या किया था, पंचायत अधिनियम, ग्राम पंचायत अधिनियम सबसे पहले बनाया। ठीक है, तो पंचायत अधिनियम सर्वप्रथम किसने बनाया, तो कौन सी रियासत थी, तो ध्यान से सुनिएगा 1928 के अंदर। तो ये भी आप याद रखिए, कई बार पूछ लेता है कि आजादी से पूर्व राजस्थान के अंदर ऐसी कौन सी रियासत थी जिसका खुद का, यानी कि सर्वप्रथम या फिर खुद का पंचायत अधिनियम बनाया गया था। 1928 के अंदर बीकानेर रियासत बनाया। ठीक है, और उसके बाद में इसी के दौरान आगे चलते हुए 1938 के अंदर, कब, 1938 के अंदर जयपुर रियासत ने भी कुछ ऐसा ही प्रयास किया। ठीक है, अब धीरे धीरे करते हुए जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे कुछ रियासतें जो थी उन्होंने भी क्या किया, पंचायत जो अधिनियम है या पंचायतों के गठन के लिए क्या किए, कुछ प्रावधान खुद नहीं कर लिए। क्लियर है बात सभी को। तो ये थोड़ी सी आप क्या रखें, बेसिक चीजें जो थी वो आपको याद रखनी है। क्लियर। अब बलवंत राय मेहता जो समिति थी, इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, इसकी रिकमेंडेशन पर, इस समिति की सिफारिश के आधार पर अपने राजस्थान में आ गए। ठीक है, और राजस्थान में कहां पर आए, तो याद रखिएगा नागौर में आए। कहां पर आए, नागौर के अंदर। तो अब ये चीज भी आप थोड़ी सी ध्यान रखें कि 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को जो बलवंत राय मेहता जो समिति थी उसने जो सिफारिश की थी 3 स्तरीय व्यवस्था की, पंचायती राज में 3 स्तरीय व्यवस्था की जो सिफारिश की थी, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए या इसको प्रभावी बनाने के लिए कहां पर आए, जवाहरलाल नेहरू जी आए 2 अक्टूबर 1959 को। कहां पर पंचायती राज जो व्यवस्था जो थी, पंचायती राज व्यवस्था, इसका उद्घाटन कर दिया। व्यवस्था पंचायती राज जो व्यवस्था थी इसका क्या किया, उद्घाटन किया। कहां किया, तो ध्यान से सुनिएगा, उद्घाटन किया कहां पर, नागौर के बगदरी गांव में, बगदरी नागौर, यहां पर इन्होंने क्या किया, उद्घाटन किया। तो पंचायती राज व्यवस्था जो थी राजस्थान के अंदर सबसे पहले जो पंचायती राज जो व्यवस्था थी पूरे देश के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से की गई, राजस्थान में की गई। और कब की गई, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर की गई। ठीक है, यहां पर उद्घाटन किसने किया, तो वही बात है, जिसने उद्घाटन किसने किया, जो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, जवाहरलाल
नेहरू जी ने किया। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। तो राजस्थान में अगर आए हैं तो राजस्थान के अंदर फिर सीएम कौन थे इस टाइम के, तो ये भी ध्यान रखें। उस टाइम के जो सीएम जो थे वो कौन थे, तो याद रखिए मोहनलाल जी सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जी थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया। और वहीं बात करें गवर्नर कौन थे, गवर्नर, तो गवर्नर कौन थे यानी कि राज्यपाल कौन थे, तो राज्यपाल कौन थे, तो याद रखिएगा गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह जी थे, निहाल सिंह जी। क्लियर है बात सभी को। तो ये राज्यपाल थे और सीएम कौन थे, मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। क्लियर। अब यहां से अगर बात करें, ये तो चीजें थी, अब बात करें तो ये चीज आपको पता चल गई, उद्घाटन किसने किया, सीएम कौन थे, राज्यपाल कौन थे। तो ये थोड़ी सी आप चीजें क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो कब, 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत की गई। और किसने उद्घाटन किया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। ठीक है। उस टाइम के सीएम कौन थे आपसे पूछ सकता है, तो मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। और राज्यपाल कौन थे, तो गुरुमुख निहाल जी थे। ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी आप क्या रखें, ध्यान रखें। तो पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले सर्वप्रथम शुरुआत आपसे पूछ सकता है कि भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे पहले शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा राजस्थान है। कब की गई, 2 अक्टूबर 1959 के अंदर। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो राज्य बना वो कौन है, 11 अक्टूबर को, इसके लगभग 9 दिन बाद में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश ने पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया, शुरू किया। आंध्र प्रदेश ये सेकंड राज्य बना, पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने वाला सेकंड जो राज्य है वो कौन बना, आंध्र प्रदेश बना। कब, 11 अक्टूबर 1959 को। तो इस राज्य ने भी क्या कर लिया, पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया, शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। क्लियर है। तो ये इतनी बात क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो अब ये सारा काम किसकी सिफारिश से हुआ, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश से हुआ, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के अंदर नागौर के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को शुरू की गई। ठीक है। अब उसके बाद में सेकंड जो समिति बनी वो बनी अशोक मेहता समिति। ठीक है। अशोक मेहता समिति ये सेकंड समिति बनाई। ठीक है। और इस समिति का जो गठन जो था वो याद रखिए कब किया गया, तो याद रखिएगा इस समिति का गठन किया 1977 के अंदर। और इसने रिपोर्ट कब दी, 1978 में। और इसने क्या क्या रिकमेंडेशन दी, तो याद रखिएगा इसने बोला कि जो स्तर जो है, बलवंत राय मेहता जी ने जो 3 स्तर बताए हैं वो 3 स्तर नहीं होने चाहिए, इन्होंने बोला 2 स्तर हो। कितने स्तर की बात की, द्विस्तरीय व्यवस्था। तो पंचायती राज की कौन सी व्यवस्था, द्विस्तरीय व्यवस्था की बात किसने की थी, तो याद रखना बलवंत राय मेहता ने। इन्होंने बोला कि जिला स्तर पर तो सही बात बोली उन्होंने, जिला स्तर पर तो जिला परिषद हो कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई हर्ज नहीं है। पर मंडल स्तर पर मंडल यानी कि वही खंड, उस पर मंडल पंचायत होनी चाहिए, मंडल पंचायत हो। इन्होंने ग्राम पंचायत की बात नहीं की थी, उन्होंने ग्राम स्तर की जो बात है वो त्रिस्तरीय व्यवस्था को लागू नहीं किया था। इन्होंने 2 स्तर बताए, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल परिषद की बात की थी, मंडल पंचायत की बात की थी। ठीक है। और इन्होंने एक चीज और क्या बोली, ये इसकी सिफारिशें हैं, ये क्या है, सिफारिशें, ध्यान रखना। इन्होंने बोला जो चुनाव जो है पंचायती राज के, वो चुनाव होने चाहिए क्या, किसके आधार पर, राजनीतिक दल के आधार पर, राजनीतिक दलीय आधार पर। यानी कि ऐसे होना चाहिए कि जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं उनका चुनाव, उनके आधार पर उनका अलग अलग क्या होना चाहिए, उनके कैंडिडेट खड़े करवा दो और उनके क्या करवाओ, चुनाव करवाओ। ठीक है ना। तो इन्होंने बोला जो है इनके जो चुनाव है वो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक दल के आधार पर इनके क्या होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए। जैसे अपन एमएलए एमपी के चुनाव होते हैं ना पार्टियों के द्वारा, पार्टी का लोगो होता है कि ये व्यक्ति इस कांग्रेस पार्टी से है, ये बीजेपी पार्टी से है, तो उस आधार पर इसने चुनाव की बात कही थी। क्लियर है। तो इसने बोला चुनाव जो है वो राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए। तीसरा बात इसने कार्यकाल बताया कि कार्यकाल जो है वो कितना साल होना चाहिए, याद रखिए 4 वर्ष होना चाहिए, इसने रिकमेंडेशन दी। ठीक है, रिकमेंडेशन दी। और क्या बोला, और इसने ये बोला राज मामलों के लिए, पंचायती राज मामलों के लिए या मामलों का निपटान करने के लिए, उनके विवादों का निपटान करने के लिए, इसकी पंचायती राज व्यवस्था को देख रेख करने के लिए, तो पंचायती राज व्यवस्था की देख रेख हेतु
की देखरेख हेतु राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री बनाया जाए। राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री भी हो, एक मंत्री हो। इसने ये बात बोली कि राज्य जो मंत्रिपरिषद है, स्टेट जो काउंसिल जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल जो है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एक मंत्री होना चाहिए जो इसके अंदर क्या करता रहे, पंचायती राज व्यवस्था जो है इसकी क्या करते, देखरेख करता रहे, उसको निगरानी करता रहे, जिससे जो भी समस्या वगैरह आ रही है तो उसको मंत्रिपरिषद या फिर विधानमंडल के समक्ष रख सके। ये बात कही थी किसने, ये इसने, ठीक है, अशोक मेहता समिति ने। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसने क्या बोला, एक और याद रखना, इसने कहा कि SC और ST जो है, SC ST या फिर महिला को पंचायती राज के अंदर क्या करना चाहिए, आरक्षण मिलना चाहिए। तो आरक्षण की बात इसने की, ठीक है ना, कुछ सीटें, कुछ आरक्षित सीटें रखनी चाहिए जिसके आधार पर क्या किया जाए, इस SC ST अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए क्या कुछ सीटों क्या करना चाहिए, आरक्षित रखना चाहिए, वहां पर महिला या फिर ये इस वर्ग के जो लोग हैं वही निर्वाचित हों। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना। अशोक मेहता समिति जो है गठन 1977 में, रिपोर्ट 1978 में दी। SC ST और महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किए जाए। द्विस्तरीय व्यवस्था है, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। चुनाव जो है वो राजनीतिक पार्टियों के या राजनीतिक दल आधार पर होना चाहिए, राजनीतिक दल के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। और कार्यकाल 4 साल का होना चाहिए। पंचायती राज व्यवस्थाओं की देखरेख करने के लिए, ठीक है, उनकी निगरानी करने के लिए जो भी चीजें हैं उसके लिए एक राज्य मंत्रिपरिषद जो है उसके अंदर एक मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए या एक मंत्री बनाया जाना चाहिए। क्लियर है? तो ये अशोक राय मेहता समिति, दो ही इंपॉर्टेंट है लगभग, बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता जो है, इन दोनों समिति को आपको डिटेल से पढ़ना है, बाकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकियों को आपको डेट पता होनी चाहिए। कई बार मिलान दे देता है ना, कई बार एग्जाम में क्या दे देता है, इनको लिख करके 2-3 समिति लिख देगा, उसके बाद में आगे सन लिख देगा कि कब इसका गठन किया गया था। तो वो थोड़ी सी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। उसके बाद में 3 नंबर पर एक समिति है जिसको बोलते हैं जीवी, क्या बोलते हैं, ध्यान से, GV के राव समिति, GV के राव समिति। ये समिति का गठन कब किया गया, तो याद रखिए इस समिति का गठन किया गया था नीति आयोग की सिफारिश पर। नीति आयोग यानी कि जो पहले क्या था, योजना आयोग के नाम से जाना जाता था, तो योजना आयोग जो है उसकी सिफारिश पर GV के समिति का, राव समिति का क्या किया गया, गठन किया गया। क्लियर है? समझ आ गई बात सभी को? तो ये थोड़ी सी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज जो व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था, उसको बिना जड़ की घास का, बिना जड़ की घास, क्या कहा, बिना जड़ की घास, यानी कि इन्होंने एकदम ज्यादा इसको क्या इंपॉर्टेंस नहीं दी, इसलिए इन्होंने क्या कहा, बिना जड़ की घास कहा। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। किस समिति ने कहा? GV के समिति, जिसका गठन किसकी सिफारिश से किया गया, योजना आयोग की सिफारिश से किया गया। क्लियर है? अब यहां से अगर आगे देखें तो याद रखिएगा इसके अंदर और क्या चीजें हैं, तो और इसने रिकमेंडेशन दी कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए, राज्य वित्त आयोग का क्या किया जाए, गठन किया जाए। क्लियर है? ये भी बात इसने कही, तो राज्य वित्त आयोग का क्या किया जाए, गठन किया जाए। एक बात इसने कही, कार्यकाल जो है वो 5 साल ही हो, ठीक है। अशोक मेहता ने क्या कहा था, 4 साल, इन्होंने कहा 5 साल हो। और इसने क्या किया, पंचायती राज जो व्यवस्था है इसने कितने स्तर बताए, तो याद रखिएगा इन्होंने 4 स्तर बताए थे, यानी कि 4 स्तर होने चाहिए। तो ये कहां तक चले गए, ये स्टेट लेवल तक चले गए। अब तक की जो समितियां थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम कर रही थी, और इन्होंने क्या किया, राज्य स्तर पर भी अपने आप को लेकर चले गए। तो इसने बोला कि जो 4 स्तरीय जो व्यवस्था है उसमें राज्य स्तर पर, दूसरी किसके स्तर पर, तो खंड या ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद में जिला स्तर पर, और उसके बाद में बात की किसके स्तर पर, तो ध्यान रखिएगा ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर ये बात की गई। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहां से अगर बात करें तो राज्य स्तर के ऊपर क्या होनी चाहिए, तो राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए, राज्य विकास परिषद का गठन हो, ये बात बोली, ठीक है। और खंड स्तर के ऊपर किसका निर्माण होना चाहिए, तो वही है मंडल पंचायत या फिर वही है पंचायत समिति। एक तरीके से अगर बात करें पंचायत समिति। और वहीं जिला स्तर पर अगर बात करें तो क्या होगा, जिला परिषद, जिला परिषद,
और वहीं ग्राम स्तर पर बात करें तो वही ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। क्लियर है? तो ये 4 स्तर की बात की थी, किसने की? जीवीके राव समिति ने की थी। किसने की थी? जीवीके राव समिति। ठीक है, बात समझ आ गई? तो इसने क्या बोला कि पंचायती राज जो व्यवस्था जो है वो बिना जड़ की घास है, राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए और कार्यकाल 5 साल का होना चाहिए। स्तर इसने 4 बताए, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद हो, जिला स्तर पर जिला परिषद हो, खंड स्तर पर पंचायत समिति और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत हो। ये बात कही थी किसने? तो याद रखिएगा, जीवीके राव समिति ने। और इसका गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? योजना आयोग की सिफारिश पर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की, तो उसका नाम याद रखिए एलएम सिंघवी। राजीव गांधी सरकार जो है उसकी सिफारिश से ये समिति का गठन किया गया, तो एलएम सिंघवी समिति। यहां पर कोई ज्यादा याद नहीं रखना है। अब वाली जो समितियां उसकी खाली डेट, अच्छा इसकी डेट नहीं बताई क्या? तो इसकी डेट याद रखिएगा, कब गठन किया गया? 1985 में, 1985 में आई। इसके बाद में एलएम सिंघवी जो है इसका जो गठन किया गया वो याद रखिए 1986 के अंदर। बस डेट याद रखनी है, सन याद रखना है। उसके बाद में आई पीके थुंगन समिति, पीके थुंगन समिति 1988, 1988। और इसके बाद में एक समिति और आई जिसका नाम है, ध्यान से सुनिएगा, वीएन गॉडगिल समिति, वीएन गॉडगिल समिति। और इस समिति की भी याद रखना 1988 के अंदर। क्लियर है बात सभी को? तो ये कुछ समितियां और बनी उसके बाद में, इस ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। सीधा डायरेक्टली ऑप्शन याद रखना, एलएम सिंघवी समिति 1986, पीके थुंगन समिति 1988 और वीएन गॉडगिल समिति 1988 के अंदर। क्लियर है? ये दोनों 1988 वाली है लास्ट की, और ये है 1986, ये 1985। तो आप ध्यान रखना सभी की, अगर आपसे मिलान करना पूछे तो याद रखिएगा। बलवंत राय जो मेहता समिति है, बलवंत राय, इस समिति का गठन कब किया गया? तो आप सभी याद रख रहे होंगे, 1957। क्लियर? उसके बाद में अशोक मेहता, अशोक जो है बलवंत राय मेहता समिति, और उसके बाद में कौन है? अशोक मेहता समिति है। ठीक है, तो अशोक मेहता समिति जो है वो कब गठित हुई? तो याद रखिएगा 1900। तो अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया? 1977 को। ठीक है, उसके बाद में ये वाली ऊपर वाली जीवीके राव समिति, जीवीके राव समिति, ये आई 1985 के अंदर। उसके बाद में 1986 में कौन सी आई? तो याद रखिए एलएम सिंघवी, एलएम सिंघवी समिति। तो ये कब आई थी? 1986 में, 1986 में। और फिर वीएन गॉडगिल और पीके थुंगन समिति, ये 1988 के अंदर आई। तो याद रखिएगा, ये कुछ थोड़ा सा क्या रखिएगा, अब ध्यान में रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। क्लियर है? तो ये सेंट्रल लेवल पर, ये कुछ समितियां जो थी वो सेंट्रल लेवल पर बनाई थी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। तो कुछ सेंटर के जो क्या थी, समितियां थी जिनके बारे में अपनों ने देखा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो अब एक बार मैं वापस से आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूं जिससे आपको पूरा याद रहे। सबसे पहले हमने देखा स्थानीय स्वशासन जो है, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है? जो स्थानीय लोग जो है उनकी शासन के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करवाई जाए, जिससे उनकी जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सके, इसको अपन बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन जो है उसके 2 स्तर हैं, जिसके अंदर एक ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे और एक नगरीय स्तर पर स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के जो 3 स्तर हैं उनमें से पहला निम्न स्तर है ग्राम पंचायत, उसके बाद में है कौन सी पंचायत समिति, और उसके बाद में जिला परिषद। उसी प्रकार से नगरीय स्थानीय स्वशासन के अंदर आता है नगर पालिका, और उसके बाद में नगर परिषद और नगर निगम। क्लियर है? अब अगर बात करें अपन स्टार्टिंग में अपन क्या पढ़ रहे थे, तो स्थानीय स्वशासन जो है उसके बारे में जो सबसे पहले जो प्रयास किया था वो लॉर्ड मेयोजी ने किया था। और उसके बाद में 1875 के अंदर, 1870 में लॉर्ड मेयो और 1872 के अंदर लॉर्ड रिपन ने क्या किया, स्थानीय स्वशासन से संबंधित एक प्रस्ताव तैयार किया, और उस प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा कहते हैं स्थानीय स्वशासन का। और इन्होंने प्रयास किया, सबसे पहले प्रस्ताव तैयार करके उन्होंने बात की, तो इसलिए इनको क्या करते हैं, स्थानीय स्वशासन का अपन जनक भी कहते हैं। क्लियर है बात सभी को? तो ये बातें थी। और उसको अपन देखें, स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था जो है या पंचायती राज जो अधिनियम है वो सबसे पहले राजस्थान के अंदर क्या हुआ था, आज़ादी से पहले ही रियासत थी जिसके अंदर पंचायत ग्राम पंचायत अधिनियम बनाया गया सबसे पहले, तो उसका नाम था बीकानेर 1928 के अंदर। उसके बाद में जयपुर रियासत ने भी बनाया 1938 में, फिर धीरे धीरे करके जोधपुर, उदयपुर जैसे कुछ रियासतों ने भी क्या किया, अपना पंचायत अधिनियम बना लिया। क्लियर है? उसके बाद में हमने देखा कि जो राजस्थान पंचायती राज जो विभाग जो है उसका गठन कब किया गया, 1949 के अंदर किया गया। और उसके बाद में राजस्थान पंचायत जो अधिनियम जो था
ग्राम पंचायत अधिनियम, वो कब आया? 1953 के अंदर। 1953 के अंदर आया। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जब 1959 के अंदर जब इसको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई, तो उसके अंदर 2 और, जिसके अंदर पंचायत समिति का गठन और जिला परिषद के गठन की भी बात की गई। तो राजस्थान में पंचायत समिति और जिला परिषद के अधिनियम फिर एक और बनाया गया, जिसको 1959 अधिनियम कहते हैं। क्लियर है? जिसके आधार पर राजस्थान के अंदर क्या किया गया? इनका ग्राम पंचायत का और जिला परिषद और इनका गठन किया गया। क्लियर है? अब यहाँ से अगर बात करें, और हमने क्या देखा? और हमने देखा कि जो है लॉर्ड रिपन है, उनको स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं। और फिर क्या हुआ? 2 केंद्र सेंट्रल लेवल पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 के अंदर और राष्ट्रीय सेवा विस्तार कार्यक्रम 1953 के अंदर, ये कुछ कार्यक्रम चलाए गए जिसके अंदर लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करवाने के लिए, यानी कि सामाजिक और आर्थिक जो विकास जो है उनके अंदर स्थानीय लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया। जो मैंने आपको बताया कार्यक्रम चलाए गए, जिसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कर, ठीक है, जिसमें लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए ये कार्यक्रम बनाए गए। परंतु ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सके, क्योंकि ये केवल अधिकारियों तक सीमित रह गए, जनता को कुछ अधिकार नहीं दिए गए। इसकी वजह से ये कार्यक्रम सफल नहीं रहे। तो फिर क्या हुआ? जब गांधी जी की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया? स्थानीय स्वशासन से संबंधित या पंचायती राज व्यवस्था को बेहतर करने के लिए और ज़्यादा इनका जो पीछे के जो कार्यक्रम थे उनकी समीक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक समिति का गठन किया, जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। 1957 में इसका, जनवरी 1957 में इसका निर्माण किया गया। गठन रिपोर्ट इसने दी थी कब? तो याद रखिएगा, नवंबर 1958 के अंदर दी। और इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, जिसके अंदर ग्राम पंचायत गांव स्तर पर होगी, पंचायत समिति खंड स्तर पर होगी और जिला स्तर पर जिला परिषद की बात कही थी। क्लियर है? उसके अंदर हम लोगों ने देख लिया था क्या क्या बातें कही थी। और इसी फिर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर क्या हुआ था कि जवाहरलाल नेहरू जी जो वो राजस्थान के अंदर आए और नागौर के बगदरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था की क्या कर दिया? उद्घाटन करके उसको प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में क्या हुआ? उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे वो मोहनलाल जी सुखाड़िया थे, राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह जी थे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी, आपको पता चल गया। उसके बाद में राजस्थान के अंदर जैसे पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई, तो सेकंड जो राज्य बना वो 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश जो राज्य था उसने पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर लिया? प्रारंभ कर लिया, लागू कर लिया। क्लियर है? अब यहाँ से ये चीज़ें आपको क्या रहनी चाहिए याद। उसके बाद में अशोक मेहता समिति आई। अशोक मेहता समिति 1977 के अंदर, और इसने रिपोर्ट दी 1978 के अंदर। ठीक है, इसने बोला कि पॉलिटिकल आधार पर इसने 2 स्तर की बात की, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत की। क्लियर है? और इसने बोला कि राजनीतिक पार्टियों के आधार पर इनके चुनाव होने चाहिए, और राज्य मंत्री परिषद है उसके अंदर क्या होना चाहिए? एक मंत्री होना चाहिए जो पंचायतों की क्या कर सके? देखरेख कर सके। 4 साल का कार्यकाल बताया। इससे कुछ छोटी मोटी बातों और आरक्षण की बातें इन्होंने की थी। उसके बाद में जीवीके राव समिति आई। इसने 4 स्तर की बात कर ली, राज्य स्तर पर भी चले गए जहां पर राज्य विकास परिषद का गठन किया जाए, और 3 वो है जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर और खंड स्तर पर। क्लियर है? तो ये चीज़ें थी। तो जो जीवीके राव समिति उसका गठन 1985 में किया गया। उसके बाद में LM सिंह समिति 1986 के अंदर, और उसके बाद में PK थुंगन समिति, और एक और जो थी जिसको NV गाड़िगिल समिति जो है VN गाड़िगिल समिति, उसको 1988 के अंदर। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी देख ली। क्लियर है? तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलें। राजस्थान के अंदर इसी दौरान कुछ समितियों का गठन किया गया। क्या किया गया? राजस्थान में भी कुछ समिति का गठन किया गया। तो कई बार ये भी पूछ लेता है मिलान में, तो आपको ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल उनकी डेट याद रखोगे काफ़ी है। तो क्या याद रखेंगे? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान के अंदर जो समितियों का गठन किया गया, ये तो सेंट्रल लेवल पर थी, पहले हमने बात की थी वो सारी समितियां। राजस्थान में समिति जो थी वो कौन कौन सी थी? ध्यान रखिएगा, राजस्थान में समितियां, कुछ समितियों का गठन किया गया। तो पहली जो थी वो है सादीकली समिति। सादीकली, ठीक है, क्या याद रखोगे? सादीकली समिति। 2 नंबर पर याद रखिए गिरधारी लाल व्यास, गिरधारी लाल व्यास समिति। कब बनी ये अपन बात करेंगे, ठीक है। और 3 नंबर पर याद रखिएगा हरलाल खर्रा समिति, हरलाल खर्रा समिति। और एक और याद रखिए जिसके गुलाब चंद कटारिया समिति, गुलाब चंद कटारिया समिति। जो इंपॉर्टेंट है वो याद है। 1-2 समिति और है वो आपको याद रखने की जरूरत है नहीं है, कुछ समितियां। तो सादीकली समिति 1964 के अंदर बनाई गई थी। क्लियर है? और गिरधारी लाल व्यास जो है वो 1973 के अंदर, और हरलाल जी खर्रा जो समिति इसका गठन 1988 में किया गया।
जो पी के थुंगन समिति और वी एन गॉडगिल समिति है उसी के टाइम में, और गुलाब चंद कटारिया जो है उसको ये समिति बनाएगी 2011 में। तो पंचायती राज व्यवस्था को और सुचारू रूप से चलाने के लिए, इसको और ज़्यादा प्रभावी इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ समितियों का गठन और किया गया, जिनके बारे में आपके सामने 1964 में शादी के लिए समिति, गिरधारीलाल व्यास समिति, हरलाल खर्रा और गुलाब चंद कटारिया 2011 में, इस प्रकार की कुछ समितियों का गठन राजस्थान में भी किया गया। क्लियर है? तो ये समितियां बन गई। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में क्या हुआ, जो नरसिम्हा राव जो सेंटर के अंदर जो नरसिम्हा राव जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक प्रवर समिति का गठन किया। यानी कि ये जो व्यवस्था संविधान के अंदर लागू करने के लिए 73वां या 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन जो है वो करके इनको संविधान के अंदर दर्जा देने के लिए क्या किया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, किसकी? नरसिम्हा राव के टाइम में, जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे, उनकी सरकार आई थी, तो उन्होंने क्या किया, इसको संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 73वां और 74वां संविधान संशोधन करने का प्रयास किया। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक प्रवर समिति का गठन किया। क्या किया? एक प्रवर समिति का गठन किया 1991 के अंदर, और इसके अध्यक्ष बनाए थे नाथूलाल जी मिर्धा। ये आपको इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इनको संवैधानिक मान्यता देने के लिए क्या किया, जो नरसिम्हा राव जो है तत्कालीन जो प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार ने 1991 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन करने के लिए एक प्रवर समिति का गठन किया, और उस प्रवर समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? नाथूलाल मिर्धा। क्लियर है? नाथूलाल मिर्धा जी थे। अब इसके आधार पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बार मैं वापस से आपको लिख देता हूं यहां पर। तो कौन सी सरकार में? तो याद रखिएगा, कौन सी सरकार में? तो याद रखिएगा किसकी सरकार में? पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। तो 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने, राव जो सरकार थी, नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, उस टाइम क्या हुआ, एक प्रवर समिति का गठन किया गया। प्रवर समिति का गठन किया गया, और इस प्रवर समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? नाथूलाल जी मिर्धा। ठीक है, अब इस समिति का गठन क्यों किया गया? 73वां और 74वां संविधान संशोधन करने के लिए, कि इनको पंचायती राज व्यवस्था जो है वो नगरीय स्वशासन से संबंधित जो है उनको क्या किया जाए, संविधान के अंदर दर्जा दिया जाए, इसके लिए गठन किया गया। तो उसके बाद में इस समिति की सिफारिश पर क्या किया गया, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। कौन सा? 73वां और 74वां संविधान संशोधन की सिफारिश की 1992। क्लियर है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो था उसको क्या करने से संशोधन करने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए क्या किया गया, एक प्रवर समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, और इसी समिति की सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन 1992 क्या किया गया, पारित किया गया। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इसने ये जो संविधान संशोधन जो था वो पारित कब किया गया, तो ध्यान से सुनिएगा, लोकसभा में ये पारित हुआ, लोकसभा में पारित हुआ, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर 1992 को, 22 दिसंबर 1992 को। और इस संविधान संशोधन को राज्यसभा में पारित कब किया गया, इसके एक दिन बाद में 23 दिसंबर 1992 को। ठीक है, तो आपको पता है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो सदन के दोनों जो संसद के जो दोनों सदन हैं और उसके अलावा जो राष्ट्रपति है उनकी स्वीकृति जरूरी होती है। तो ये चीजें जो थी, तो इसके अंदर क्या है, राष्ट्रपति जी ने मंजूरी कब दी, तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी ने मंजूरी दे दी कब, 20 अप्रैल 1993 को, 20 अप्रैल 1993 को दे दी। क्लियर है बात सभी को? और इस जैसे ही मंजूरी मिली तो उसके बाद में क्या हुआ, जो लागू जो हुआ, ये लागू जो है पूरे भारत के अंदर लागू कब हुआ, तो याद रखिएगा 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो कब हुआ, 24 अप्रैल 1993 को। क्लियर है, ध्यान रख लेंगे।
तो ये चीज ध्यान रखिएगा। लोकसभा के अंदर ये जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो विधेयक जो संशोधन था 1992, ये कब लोकसभा में पारित हुआ? तो 22 दिसंबर 1992 को। राज्यसभा में इसके एक दिन बाद में 23 दिसंबर 1992 को राष्ट्रपति के पास फिर स्वीकृति के लिए भेजा गया। तो राष्ट्रपति जी ने क्या किया? इसको 20 अप्रैल 1993 को क्या कर दिया? इसको स्वीकृत कर दिया और पूरे भारत के अंदर लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हो गया। ठीक है, अब सभी के अंदर लागू नहीं हुआ। जो पूर्वी जो स्टेट जो है, जिसके अंदर मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है, तो ये कुछ स्टेट या पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग वाला क्षेत्र जो है, ठीक है, जम्मू कश्मीर जो है, ये कुछ त्रिपुरा, मेघालय, ठीक है ना, मिजोरम, ये कुछ एरिया जो थे, इनको छोड़ करके बाकी जो है सभी जगह से क्या हो गया? ये लागू हो गया था। ठीक है, तो लागू क्या हुआ? 24 अप्रैल 1993 में। और राजस्थान में ये लागू कब किया गया? तो याद रखिएगा, राजस्थान में पूर्ण रूप से लागू कब हुआ ये संविधान संशोधन विधेयक? तो याद रखिएगा 23 अप्रैल 1994 को। 23 अप्रैल 1994 को ये संविधान संशोधन जो था, उसके आधार पर राजस्थान के अंदर कब लागू किया गया? तो 23 अप्रैल 1994 को। कब किया गया? तो 23 अप्रैल 1994 को। ये थोड़ी सी आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब ये जो और पूरे देश के अंदर जब लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, तो इसी 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में किसको मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी आप क्या रखें? ध्यान रखें। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को क्या हुआ? पूरे राष्ट्र के अंदर क्या हुआ? ये संशोधन विधेयक जो लागू हो गया था, और 24 अप्रैल को तभी से क्या किया जाता है? पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है? ये बात समझ आ गई? तो राजस्थान के अंदर कब लागू हुआ? ये डेट याद रखें, 23 अप्रैल 1994 को, जो 73वां 74वां जो संविधान संशोधन जो जिसकी बात करें अपन, ये लागू हो गया था। क्लियर है? चलिए, यहां तक याद हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे। अब पंचायती राज के लिए यानी कि ग्रामीण स्तर पर क्या हुआ? इसके अंदर क्या हुआ? कुछ संविधान के अंदर कुछ भाग जोड़े गए। 73वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है, और 74वां नगरीय स्वशासन से संबंधित है। तो याद रखिए, जो 73वां संविधान संशोधन जो था, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992, ये जो 73वां संविधान संशोधन था वो क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो है इसके अंदर संविधान के अंदर इस संशोधन के तहत संविधान में एक भाग जोड़ा गया जिसका नाम है भाग 9। कौन सा है? भाग 9। इस संविधान संशोधन के तहत संविधान के अंदर एक भाग, नया भाग जो है, वो भाग तो ये था 9, पर इसको दर्जा दे दिया गया 9वें भाग में। किसको? पंचायती राज को दर्जा कौन से भाग में दिया गया? 9 में दिया गया। क्लियर है? ठीक है, अब भाग 9 है। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद, ये कौन सा अनुच्छेद है? तो याद रखिए 243 ए से लेकर के 243 ओ तक है, ओ तक। ठीक है ना, अनुच्छेद ए से लेकर के ओ तक इसकी बात की गई है। ठीक है, और कितने अनुच्छेद है टोटल? तो 16 अनुच्छेद है टोटल। कितने अनुच्छेदों में इसका विवरण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था का? तो याद रखिए 16 अनुच्छेदों में बात की गई है। क्लियर है? तो भाग 9 जोड़ा गया, 243 ए और 243 जीरो, कुल अनुच्छेद 16 है। अनुसूची और जोड़ी गई, एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन सी अनुसूची जोड़ी? 11वीं अनुसूची जोड़ी। ठीक है ना, तो याद रखिए 11वीं अनुसूची के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई है, भाग 9 के अंदर बात की गई है, और आर्टिकल कौन कौन से? 243 ओ से ए से लेकर के ओ तक, कुल 16 अनुच्छेद के अंदर बात की। ठीक है, एक के अंदर ही है। ठीक है, तो अब इसको ये चीज आ गई। अब इसके बाद में याद रखें, इसके अंदर जो विषय है वो 29 विषय रखेंगे। कितने विषय रखेंगे? 29 विषय। पंचायतों को 29 विषय की बात की गई, किसके अंदर? अनुसूची 11 के अंदर। क्लियर है? अब 73वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था के प्रावधान सर्वप्रथम लागू कौन से स्टेट ने किए? सर्वप्रथम लागू। ठीक है, तो ये याद रखना कर्नाटक है। यानी कि जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो उस टाइम में जो इसके अंदर प्रावधान दिए गए थे, ठीक है, जो भी प्रावधान किए गए उनको सबसे पहले लागू किसने किया था? तो याद रखिए कर्नाटक ने, मई के आसपास, मई 1900 लगभग 93 के आसपास। ठीक है, तो उसके बाद में सेकंड कौन सा राज्य था? ये तो था सर्वप्रथम। और सेकंड की अगर बात करें, सेकंड याद रखिए जो है लागू किसने किया? तो याद रखिए एमपी, मध्य प्रदेश ने।
किसने लागू किया? मध्य प्रदेश ने किया था। ये चीज़ आप थोड़ी सी क्या रखें, ध्यान रखें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक बार फिर से इसका रिवीजन करवा दूंगा और अच्छे से जो भी आपके डाउट है वो क्लियर करवा दूंगा। और इसी और उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, आपको सारे सेशन जो शानदार लग रहे होंगे। ठीक है, और इस उम्मीद के साथ मैं आप सभी के लिए ये सीरीज़ लेकर के चल रहा हूँ। और जैसे ही ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको 1-2 मैराथन क्लास लगाऊंगा, जिसके द्वारा आपको सारे के सारे जितने भी आज तक जितने क्लासें की हैं उन सभी को एक साथ ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? तो मिलते हैं अपन एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।